नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। भारत पाक के बीच सीजफायर पर विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के 2 दावे खारिज किए। कहा, कश्मीर पर तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं। ट्रेड रोकने की धमकी पर सीजफायर नहीं किया। पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जवानों को दी बधाई। पीएम मोदी ने इंडियन एयरफोर्स के जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 3 आतंकी ढेर एनकाउंटर जारी। पहलगाम हमले के बाद भारत पर 15 लाख साइबर अटैक, सिर्फ 150 कामयाब। पाकिस्तानी ड्रोन हमले में घायल सुखविंदर कौर की मौत। परिवार को 5 लाख की अनुदान राशि देने की घोषणा। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलेगा सहायता। पंजाब में जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा 14 पहुंचा, 6 गंभीर, 5 गिरफ्तार। 3 साल में चौथा बड़ा मामला। और ऑपरेशन सिंदूर के 6 दिन बाद खुला श्रीनगर एयरपोर्ट। दिल्ली से अमृतसर, चंडीगढ़ की कई फ्लाइट्स कैंसिल। सीजफायर के बाद कल 32 एयरपोर्ट्स खोले गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान के दावों का खंडन करते हुए उन्होंने आपको बता दें, भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया और दुनिया को बताया कि भारत अपनी सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। इस दौरान उन्होंने सेना का पराक्रम, पूरी दुनिया सेना के पराक्रम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने सेना का पराक्रम देखा है, भारतीयों का सीना चौड़ा किया है। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी है। भारत पर आंख उठाने वालों का अंजाम तबाही होगा। पीएम ने कहा कि जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की हवा निकाल देती हैं तो आकाश से पाताल तक एक ही आवाज गूंजती है, भारत माता की जय। पीएम ने कहा कि धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना हमारी परंपरा है। जब हमारी बेटी बहनों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के घर में उनके फन को कुचल दिया। वे कायरों की तरह छिप कर आए, लेकिन वे भूल गए कि उन्होंने जिन्हें ललकारा है वह हिंद की सेना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब दशकों बाद भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी तो उसके सबसे अहम अध्याय आप होंगे। आज पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई दे रही है। ये बातें आज आदमपुर एयरबेस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। हर व्यक्ति को उसका श्रेय जाता है। आज हमारे पास नई और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का ऐसा सामर्थ्य है जिसका पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता। बीते दशक में एयरफोर्स सहित हमारी सभी सेनाओं के पास दुनिया की श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी पहुंची है। लेकिन हम सब जानते हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होती है। कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड सिस्टम को मेंटेन करना, उन्हें एफिशिएंसी के साथ ऑपरेट करना, एक बहुत बड़ी स्किल है। आपने टैग को टैक्टिक्स से जोड़कर दिखा दिया है। आपने सिद्ध कर दिया है कि आप इस गेम में दुनिया में बेहतरीन है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया। उसके बाद हम बात करते हैं एमई की प्रेस ब्रीफिंग की, जहां बड़ी बातें निकलकर सामने आई। एमई की प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया, तीसरे पक्ष का दखल बिल्कुल भारत मंजूर नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर के मामले में तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं होगा। सीजफायर वार्ता में व्यापार का जिक्र नहीं। पाकिस्तान की गोली का जवाब गोली से देंगे। तो विदेश मंत्रालय की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें महत्वपूर्ण बातें कही गई। पीओके खाली करने के निर्देश पाकिस्तान को दिए गए हैं। द्विपक्षीय तरीके से सभी मामले हल करेंगे भारत और पाकिस्तान। किसी तीसरे पक्ष का, जम्मू कश्मीर में किसी तीसरे पक्ष का दखल बर्दाश्त नहीं। कोई तीसरा पक्ष दखल न दे। कश्मीर पर हमारी नीति में बदलाव नहीं आया। भारत पाकिस्तान आपस में मामले को सुलझा लेंगे।
ये बात विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है। सिंधु जल संधि को सस्पेंड रखा गया है, तो ट्रेड पर कोई बात नहीं हुई है। जिस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बात कही गई थी कि भारत और पाकिस्तान को सीज फायर के लिए कहा गया है, अगर वे सीज फायर ना करते तो उनके साथ व्यापार नहीं किया जाता। तो ट्रंप के दोनों दावों को विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खारिज कर दिया गया। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। खबर सतना से है, मध्य प्रदेश के सतना से अहम खबर, जहां चित्रकूट के द्वितीय मुखारबिंदु मंदिर तिराहा स्थित गेट की सीढ़ियों पर मंगलवार सुबह एक लावारिस बैग मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे एसडीओपी रोहित राठौर मजगमा, एसडीएम एपी द्विवेदी और बम निरोधक दस्ते ने बैग की जांच की, जिसमें बम जैसी वस्तु मिलने पर उसे डिफ्यूज करने का प्रयास किया गया। इस दौरान अचानक बम फट गया और एक जवान घायल हो गया। बाद में स्पष्ट किया गया कि यह घटना एक मॉक ड्रिल के तहत की गई थी, जिसमें लोगों को आपात स्थिति में बचाव के तौर तरीकों की जानकारी दी गई। मौके पर नगर परिषद के अधिकारी और एसडीआरएफ टीम मौजूद रही। पंजाब के मोगा से अगली खबर है, जहां मोगा के ट्रैफिक इंचार्ज हरजीत सिंह ने शहर की बढ़ती ट्रैफिक समस्या को देखते हुए छोटा हाथी यूनियन के चालकों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया है। इस दौरान चालकों को गाड़ियों के कागजात पूरे रखने, नशे में वाहन न चलाने और फर्स्ट एड बॉक्स रखने की हिदायत दी है। यूनियन के प्रधान ने जुगाड़ू रेहड़ी और ई रिक्शा चालकों द्वारा हो रही समस्या को ट्रैफिक इंचार्ज के सामने रखा, जिस पर कार्रवाई का आश्वासन मिला। और इस मानयोग एसएसपी साहब मोगा जी ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ, ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੜਾਉਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾਉਣੀ ਆ और गड्डी चलाਉਂਦਿਆਂ किते मोबाइल की वरतों नहीं करनी। ट्रैफिक तुसीं आप ही जिम्मेवार भी आ, तुसीं भी रोज़ मतलब रोड ते चलदे आ भी आपां ट्रैफिक जाम नहीं होण देना। ये सारियां इन्हां नूं हदायतां कीतीਆਂ ਗਈਆਂ। मैं भारती यूनियन का ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਯੋਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੱਸਿਆ रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा के फरीदाबाद के बीपीटीपी चौक पर रविवार रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अपने 2 साल के बेटे को आगरा नहर में फेंक दिया। महिला की पहचान सैनिक कॉलोनी निवासी मेघा के रूप में हुई है। उसे मौके पर ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। घटना की सूचना एक राहगीर महिला ने दी, जिसने मेघा को बच्चे को नहर में फेंकते देखा। पुलिस के अनुसार मेघा मानसिक रूप से परेशान है और उसका इलाज लंबे समय से चल रहा है। शुरुआती पूछताछ में महिला ने तंत्र विद्या और जिन्न के बच्चे जैसी बातें कही थी, लेकिन बाद में अपने बयान से मुकर गई। फिलहाल पुलिस बच्चे की तलाश कर रही है और सभी पहलुओं से जांच। जो हमारा बीपीटीपी चौक है पे जो आगरा कैनाल है, उसमें कोई करीब 2 साल के बच्चे को नहर में डालने की बात आई थी। इस संबंध में हमने जांच की और ये पाया कि महिला है, इसका 2 साल का था तन्मय उर्फ रोनिक। इसको इसने कल रात को आगरा कैनाल में बीपीटीपी चौक पर में डाल दिया। तो क्या कारण? जिस संबंध में हमने इसके हस्बैंड ये कपिल लुकरा के स्टेटमेंट पर हमने एफआईआर लॉन्च की है। इसमें बताया कि ये जिन का बच्चा है, ये जिन का बच्चा है, ये सारे परिवार को खा जाएगा, मार डालेगा, इस तरह के इसने बताया। इस बात को लेके इसको किस इन्फ्लुएंस में आके इसने ऐसी हरकत की कि बच्चे को डाल दिया। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बल्लभगढ़ के वाड़ा में एक निर्माणाधीन मकान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। गली के कुछ लोगों ने नगर निगम में शिकायत दर्ज कराते हुए दावा किया कि जिस स्थान पर मकान बन रहा है वहां कोने पर एक पुराना कुआं स्थित है। इसी आधार पर नगर निगम ने निर्माण कार्य को फिलहाल रोक दिया। मकान मालिक राजेश सिंगला का कहना है कि ये जमीन
लाल डोरा क्षेत्र में आती है, जिसे उन्होंने 6 मई 2022 को रमेश चंद्र से खरीदा था और नक्शा भी पास करवा रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्थानीय लोग उन्हें परेशान करने के इरादे से झूठी शिकायत कर रहे हैं। वहीं नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर से जब इस मामले में प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अब देखना होगा कि नगर निगम इस विवाद का निपटारा किस तरह करता है। वो माफिया राजेश है, राजेश क्या कहते हैं अग्रवाल है, टेका का लड़का जो हलवाई होगा उनका लड़का है। क्योंकि हमने तो देखा है बचपन से ही कुआं था यहाँ, और यहीं पर हमारी माताएं बहनें जो भी हमारी बड़ी बूढ़ी थी वो पूजा करती थी यहाँ पर। तो कुएं ये सबको पता है कुआं ये, उसको क्या कहते हैं कब्जाया जा रहा है जी। तो क्या चाहती है यहाँ की जनता? यहाँ की जनता ये चाहती है कि इसको कुआं की है, ताकि कोई भी फंक्शन हो या कोई भी हमारे कार्य होता है उसको पूजन कुआं किया जाए या इसमें पानी की कोई प्याऊ खोली जाए, हम ये चाहते हैं। मेरी पत्नी गीता सिंगला के नाम एक प्लाट कुमारवाड़े में है, जिसको हम बना रहे थे, जिसका नक्शा पास कराया। कम्प्लेक्स को 2 साल का टाइम दिया। 2 साल से ही कम्प्लेक्स बराबर परेशान कर रही है और नक्शे के मुताबिक नक्शे में 6 फुट आगे का लॉन छोड़ना होता, मैंने 15 फुट छोड़ के बनाया। उसके बावजूद भी उन्होंने तोड़फोड़ कर दी। ना किसी कागज़ को देखने के लिए तैयार है, ना कुछ सुनने के लिए तैयार है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश को संबोधित करने के बाद प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने अपने भाषण में देश और विदेश में मुंह खोलने वालों का मुंह बंद कर दिया है। विज ने यह भी कहा कि मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि सीज फायर हुआ है, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई है। पानी के मुद्दे पर विज ने पंजाब सरकार और भगवंत मान पर भी निशाना साधा। खासतौर पर हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद हरियाणा को पानी नहीं देने के मामले में उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का यह रुख, ये रवैया देश की कानून व्यवस्था और संविधान का उल्लंघन है। इसके साथ ही विज ने पंजाब के मजीठा में जहरीली शराब से 14 लोगों की मौत पर भी प्रतिक्रिया दी। मोदी जी ने कल अपने संबोधन सारों के मुंह बंद कर दिए। देश के अंदर भी जो मुंह खोलने की कोशिश कर रहे थे और देश से बाहर भी सबको समझा दिया कि लड़ाई हमारी उग्रवाद के खिलाफ है, टेररिज्म के खिलाफ है। हम कोई बंदे मारने में विश्वास नहीं रखते। हम तो उनका जो मकर जाल उन्होंने बना रखा है, हम तो उसको खत्म करना चाहते हैं और करते रहेंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा है कि सीज फायर हुई है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है। लड़ाई उसी दिन खत्म होगी जिस दिन पाकिस्तान के एक आतंकवादी को खत्म कर दिया। रुक करेंगे अगली खबर का। अंबाला छावनी के महेश नगर स्थित प्रीतनगर में बीती रात 4 नकाबपोश बदमाशों ने कारोबारी संजीव त्रेहन और उनके बेटे पर हमला कर 3 लाख रुपए की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। घटना रात के समय तब हुई जब पिता पुत्र अपनी एक्टिवा से घर लौट रहे थे। बदमाशों ने दोनों की आंखों में मिर्च झोंक दी और चाकू से हमला कर दिया। संजीव को घायल कर दिया। खतरनाक हमले से बचते हुए पिता पुत्र ने किसी तरह अपनी जान बचाई, जबकि बदमाश 3 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। घायल कारोबारी को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया। पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू की। हम आ रहे थे वापस, तो किसी 4 जने आए बाइक पे, एक्टिवा घेर के चाकू मार के गए हैं। ये जा रहे थे हम अपने गोदाम में बंदे वाली रोड पे जो है वहाँ से घर को जा रहे थे, उसके बीच में वारदात हुई। और ये जिनके साथ ये हादसा हुआ ये निर्मल विहार के रहने वाले हैं, ठीक है। और ये अपने गोडाउन से बाहर निकल रहे थे, तो 4 बंदे थे, इनकी आंख में मिर्ची डाल के चाकू मार के चले गए एक्टिवा लेके। तो जैसी ब्लैकआउट हुआ, उन्होंने पहले निगरानी रखी हुई थी कि यहाँ से ये निकलते हैं, मेरे ख्याल रेगुलर रूटीन के अंदर ये निकलते हैं। इनकी वो पूरे जांच पड़ताल उन्होंने पहले से कर रखी थी। कैश था, एक तो एक्टिवा ले गए। अभी ये मौके पे अभी कुछ नहीं बता सकता था या नहीं था, वो मैं आपको बाद में ब्रीफ कर। हाँ, हम वहाँ मौके पे गए थे तो हमने देखा कि वहाँ पे कुछ मिर्ची पाउडर था। वहाँ पे हमने वेरीफाई किया है। अभी उनका हमारे पास रुका आया था सिविल हॉस्पिटल से, तो हम वहाँ गए थे, लेकिन वो वहाँ पे थे नहीं। तो अभी हम उनका पता कर रहे हैं कि वो कहाँ पे हैं। उनका पता लगा है कि शायद MM हॉस्पिटल में है,
कोई मैंने वहाँ भेजा हुआ है अपना पुलिस मुलाजिम, तो जैसी वो स्टेटमेंट देगी उनकी कार्रवाई हो जाएगी। सर ये जो चक्कू लगा है वो कौन सा एरिया था? ये बंदे के ऊपर की बात बता रहा है वो, तो बाकी अभी देख रहे हैं, जो स्टेटमेंट देंगे उसके हिसाब से होगी। रुक करेंगे अगली खबर का। धमतरी के इतवारी बाजार में रविवार देर रात एक रहस्यमय धमाके से हड़कंप मच गया। रात करीब 12 बजे तेज आवाज के साथ हुए इस हादसे में एक स्टोर रूम का लोहे का दरवाजा टूटकर लगभग 10 फीट दूर जा गिरा, जबकि भीतर रखी सब्जियां, कैरेट और अन्य सामान जलकर राख हो गया। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। हालांकि अभी विस्फोट के कारणों का पता नहीं चला है। सब्जी मन पूरा बग रहे पूरा जला के पर रात उतना मन हो गई। कामेरा खारी से नीचे गोड़ा में कहाँ पास है गोरा? इधर चौड़ी के नीचे। अच्छा, सब्जी पसरा लगा था वहाँ रख तो हाँ हाँ काका जल गए। करेट है, पर्रा, चरिया, दरवाजा भी अल्लाह टूट के फेंकाया लोहक दरवाजा। हाँ लोहक दरवाजा। जहाँ घटना हुई इसके सामने मैं रहता हूँ। ये क्या घटना हुई? रात के करीब 11:30 पौने 12 बजे करीब ज्ञान अमृत के प्रिंसिपल साहब ने आवाज लगाया, यहाँ से टहल रहे थे। उसी समय कोई एक धमाका हुआ, आवाज आई, बम ब्लास्ट टाइप का ऐसा आवाज हुई, और उन्होंने आके जब दिए तो इधर का हम लोग जब आके देखे तो यहाँ का जो लोहे का दरवाजा था वो फेंकाया पड़ा था और अंदर आग लगी हुई थी और दीवार भी मतलब उसकी टूटी हुई जर्जर है वो हो गई थी। हम लोग को समझ में नहीं आया कि आग लगने के बाद ऐसा कैसे धमाका हुआ, क्या है, और अगर धमाका हुआ है तो दरवाजा लोहे के कैसे फेंका गया। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर धमतरी से है, जहां उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के रिसगांव परिक्षेत्र की मसूल खोई बीट अंतर्गत आने वाले खेत की रखवाली कर रहे किसान रंजीत नेताम पुत्र बुधूराम पर तेंदुए ने हमला कर घायल कर दिया। हमलावर तेंदुआ को खेत में ही आराम करते देखकर ग्रामीण ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी और घायल किसान को अस्पताल पहुंचाया गया कि चिकित्सकों ने मामूली घायल का प्राथमिक उपचार कर घर भेज दिया। अगली खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से है, जहां हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए राज्य सरकार के परिवहन विभाग की ओर से सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए राज्य शासन की ओर से आदेश भी जारी किए गए थे। बेमेतरा जिले के परिवहन अधिकारी अरविंद भगन की ओर से आदेश जारी करते हुए कहा गया कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से केंद्रीय मोटर अधिनियम का पालन करते हुए वाहन मालिकों को निर्देशित किया गया है कि वाहनों में अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2019 के पहले रजिस्टर किए गए सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से दो फर्मों को जिम्मेदारी दी गई है। बेमेतरा जिले में जैसे लगभग 1 अप्रैल 2019 से पहले की गाड़ियों में HSRP लगाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है, तो लगभग 40,000 से भी ज़्यादा गाड़ियां पंजीकृत है बेमेतरा में जो 1 अप्रैल 2019 से पहले की हैं। तो अभी 2 दिन पहले तक के डेटा के हिसाब से लगभग 2500 से ऊपर फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो चुके हैं HSRP के, जिनमें से फिटमेंट जो है केवल 500 की लगभग की गाड़ियों में हुआ है। तो ये रफ्तार अभी बढ़ाने के निर्देश माननीय सचिव महोदय परिवहन विभाग के द्वारा दिए गए हैं। सर जैसे चेकिंग का कब से चालू हो जाएगा ऐसा नंबर का? अच्छा, अभी हम लोग मेन फोकस कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने में। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्या नियम बनाए गए हैं करके, तो मेन जागरूकता को हम बढ़ाने के लिए अभी कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद चालानी कार्रवाई भी धीरे से हम स्टार्ट करेंगे। खबर रायपुर से है, जहां डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर प्रतिक्रिया जताई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ मजबूत संकल्प व्यक्त किया है, इससे देशवासियों में सुरक्षा का भाव बढ़ा है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री के संबोधन ने दुनिया को सकारात्मक संदेश दिया है। वास्तव में ये संबोधन हम सभी का मार्गदर्शन भी है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में जितने आत्मविश्वास के साथ कल जो बातें कही, वो आतंकवाद के खिलाफ भारत के अखंड संकल्प को प्रस्तुत करता है और भारत के
आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता को जाहिर करता है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संबोधन राष्ट्र के लिए एक मार्गदर्शक है और उसका पूरी दुनिया में अच्छा संदेश गया है। अगली खबर रायपुर से है, जहां भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच सीजफायर की घोषणा को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि यह भारत की बड़ी जीत है, जिसमें पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में जश्न मनाया गया और अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सेना के समर्थन में तिरंगा यात्रा और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से उत्साह और ऊर्जा बढ़ाई जाएगी। गया दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हुआ और ये भारत की बड़ी जीत है ऑपरेशन सिंदूर, और इसलिए पूरे देश ने तब भी जश्न मनाया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और अब देश भर में जो राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, उस सेना के समर्थन में, सेना का उत्साह बढ़ाने, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को सराहने के लिए जगह जगह पर तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा और अन्य विविध कार्यक्रम होंगे जो इस जीत के उत्साह और ऊर्जा मनाएंगे। ये कल पीएम मोदी ने खबर धमतरी से है, जहां जिले के विकास खंड धमतरी नगरी कुरुद एवं मगल रोड, आपको बता दें मगर रोड में कार्यरत शिक्षा सेवा प्रदाताओं ने अपनी पुनः नियुक्ति की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। सेवा प्रदाताओं ने बताया कि उन्होंने अगस्त 2023 से अप्रैल 2024 तक तन्मयता से कार्य किया और आगामी शिक्षा सत्र 2025-26 में उन्हें फिर से नियुक्त किया जाए। इस मामले पर संयुक्त कलेक्टर इंदिरा नवीन सिंह ने कहा कि ज्ञापन को शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जी, हम लोग शिक्षा सेवा प्रदाता में और हमारी मांग ये है कि 2025-26 में हमको पुनः नियुक्ति जो है वो दिया जाए। पिछड़ा जो भर्ती हुआ था तो सेवा नियम शर्त क्या था? सेवा नियम शर्त में था कि ना 8 महीने जो है वो अगस्त से लेके जो है वो अप्रैल तक था, उसके बाद फिर पुनः नियुक्ति का भी उसमें आश्वासन था। तो आश्वासन मिला है नियुक्ति? हाँ, यहाँ पर अपने जो है एप्लीकेशन लेके गए थे हम लोग आवेदन लेके, तो हमको आश्वासन मिला है। हम लोग कलेक्टर के पास आए थे, अपर कलेक्टर मैम से मिले हैं कि अगले सत्र में हमें फिर से पुनः नियुक्ति किया जाए। नहीं नियुक्ति होती क्या समस्या है आपको? अभी टीचर का रेगुलर जॉब नहीं निकल रहा है तो हमारे पास रोजगार की कमी होगी। तो हमारा मांग यही है कि जब तक हमको रेगुलर टीचर भर्ती अगर गवर्नमेंट नहीं निकाल रहा है तब तक हमें शिक्षा देने का मौका मिले। अभी किनसे बात हुई है, क्या बोले? अपर कलेक्टर मैम से बात हुआ है तो उन्होंने आगे बात रखने का प्रस्ताव दिया। जी हाँ, सेवा शिक्षक जो थे, सेवा प्रदाता शिक्षक जो थे, उनका वो अभी आवेदन दिए थे कि नेक्स्ट शैक्षणिक सत्र में भी उनका जो सेवा है वो कंटिन्यू रखा जाए। उनसे जो आवेदन प्राप्त हुआ है उसको हमने डीओ को अग्रेषित कर दिया है। जो भी रूल होगा उसके अनुसार वो कार्य करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हुए लखनऊ से अहम खबर है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। कल सुबह 8 बजे 5 कालिदास आवास से सुबह 8 बजे ये तिरंगा यात्रा निकलेगी। तिरंगा यात्रा यूपी में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनेगा तिरंगा यात्रा के माध्यम से। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, राजधानी लखनऊ से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। राजधानी लखनऊ में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। 5 कालिदास आवास से सुबह 8 बजे निकलेगी ये तिरंगा यात्रा। यूपी में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का मनेगा जश्न। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कानपुर से अगली अहम खबर है। 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग कानपुर में भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई, जिसमें 5 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। आग ने लगभग 50 से अधिक दुकानों को अपनी चपेट में लिया है। ट्रांसफर में हुए शॉर्ट सर्किट से गल्ला मंडी में आग की बड़ी घटना सामने आई। रुई, खटाई, टाट, गत्ते, केमिकल व गल्ला में ये आग की भीषण घटना सामने आई थी। दर्जन भर दमकल गाड़ियों और 2 दर्जन से अधिक दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। एक महिला और 2 युवक आग की चपेट में आकर झुलसे हैं। मंडी में अवैध रूप से संचालित थे ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन। तो ये अहम अपडेट, कानपुर अग्निकांड में अहम अपडेट सामने आया है। 50 से अधिक दुकानों को आग ने अपनी चपेट में लिया और ये सभी दुकानें जलकर सुहा हुई हैं। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दर्जनों दमकल विभाग की गाड़ियों और दर्जनों फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। तो ट्रांसफर में हुए शॉर्ट सर्किट से गल्ला मंडी में बड़ी आग की घटना सामने आई। लगभग 35 से अधिक गाड़ियां जलकर राख हुई हैं। खटाई, टाट, गत्ते, केमिकल व गल्ले में ये भीषण आग की घटना सामने आई। धीरे धीरे देखते देखते ये आग बढ़ती गई और लगभग 35 से 40 गाड़ियों को आग ने अपनी चपेट में लिया है। 50 दुकानें जो है जलकर सुहा हुई हैं। 2 दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियां और 2 दर्जन से अधिक दमकल कर्मियों ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अगली खबर रायबरेली से, जहां नवागत सीएमएस के पहुंचते ही मचा बवाल। जिला अस्पताल में पदभार ग्रहण करने को लेकर बवाल मचा। शासन ने डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार की यहां की है तैनाती। स्थानांतरित सीएमएस डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल ने किया बवाल। पहले से तैनात सीएमएस ने चार्ज सौंपने में आनाकानी की। स्टाफ को जमकर फटकारते हुए गाली गलौज किया। स्थानांतरित सीएमएस की जांच को हो चुके हैं कई आदेश। चार्ज के लिए रजिस्टर में सिग्नेचर करने को लेकर हुआ बवाल। जिला अस्पताल में काफी देर चला बवाल। काफी देर गहमा गहमी चली। शहर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल का यह पूरा मामला है। और अगली अहम खबर फर्रुखाबाद से, जहां सिपाही ने फांसी पर लटक कर जान दी है। सिपाही बांदा जिले के बिलसंडा थाने में तैनात था। वर्ष 2019 में पुलिस में हुई थी मृतक की भर्ती। मौत की जानकारी मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। आपको बता दें, बीती रात ही सिपाही महेंद्र प्रताप अपने घर पहुंचा था। खाना खाकर घर के बाहर बरामदे में लेटा था सिपाही। रात में वॉशिंग मशीन पर चढ़कर सिपाही ने फांसी लगाई, ये पिता ने जानकारी दी है। रात में आवाज जब सुनाई दी तो आवाज सुनाई देने पर दरवाजा परिजनों को बंद मिला। दरवाजा तोड़ने पर फांसी के फंदे से लटका मिला बेटे का शव, ये पिता ने जानकारी दी है। आनंद फानन में इलाज को जिला अस्पताल लोहिया पहुंचाया गया। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने इस दौरान सिपाही को मृत घोषित कर दिया, ये जानकारी मृतक के पिता ने दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। फतेहगढ़ के तिरवा कोठी सिविल लाइन का यह पूरा मामला है। अगली खबर का रुख करेंगे फतेहपुर से। अगली खबर है, जहां बौराहा गांव में चोरों का आतंक जारी है। एक ही रात में गांव के 3 घरों को चोरों ने अपना निशाना बनाया। घरों से लाखों की संपत्ति लेकर सातिर चोर उड़े हैं। जेवरात सहित नकदी पर हाथ साफ किया है सातिर चोरों ने। सुबह पीड़ितों को घर का पूरा सामान बिखरा मिला। अलमारियों के ताले टूटे मिले। चोरियों की जांच पड़ताल में अब पुलिस जुटी हुई है। ललौली थाना क्षेत्र के बौराहा गांव का यह पूरा मामला है। और अगली अहम खबर बुलंदशहर से, जहां आंधी बारिश में उड़े हैं पेड़ और बिजली के खंभे। मौसम की मार ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। प्रचार के लगे होल्डिंग और फ्लैक्स भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। मौसम सुहाना होने से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। प्रचार में लगे होल्डिंग फ्लैक्स भी क्षतिग्रस्त हुए हैं।
और अगली खबर बुलंदशहर से, जहां राजकीय संप्रेक्षण गृह यानी किशोर बंदी गृह के 8 किशोरों के सीबीएसई की परीक्षा पास करने की खुशी में आज जश्न का माहौल दिखाई दिया। मंगलवार को सीबीएसई के 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित होने के साथ ही परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ ही इन बंदियों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि संप्रेक्षण गृह में विभिन्न मामलों में निरुद्ध कुल 60 किशोर न्यायिक आदेश पर समय गुजार रहे हैं। इन्हीं में 8 किशोरों ने सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा दी थी। खास बात यह है कि सभी परीक्षार्थी केवल पास ही नहीं हुए बल्कि उन्हें अच्छे अंक भी प्राप्त हुए। संप्रेक्षण गृह अधीक्षक रमेश यादव ने बताया कि बंदी गृह में किशोरों को शिक्षित बनाने पर विशेष ध्यान रखा जाता है। इन बच्चों को बेहतर वातावरण देने के साथ नियमित कक्षाएं और मार्गदर्शन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। इस तरह से कुल 8 किशोरों ने हाई स्कूल और इंटर का एग्ज़ाम दिया था और जिसमें 8 के 8 किशोरों ने सम्मानजनक अंक से परीक्षा उत्तीर्ण की है, यानी रिजल्ट 100% रहा। सर, बच्चों को किस तरीके से यह शिक्षा दी जाती है? यहाँ बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो HODs हैं उनके कोऑर्डिनेशन से शिक्षक संबद्ध किए गए हैं, जो यहीं आकर के और किशोरों को कक्षावार शिक्षा देते हैं। और इसमें 2 अध्यापक बेसिक शिक्षा विभाग से और 2 माध्यमिक से हैं, तो उनके द्वारा ही जो किशोरों को पढ़ाया लिखाया जाता है। रुक करेंगे अगली खबर का। उन्नाव जिले के हसनगंज क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। देवर गौरव रावत, भाभी संगीता, आपको बता दें भाभी रंगीता रावत और उनकी 1 वर्षीय मासूम बच्ची आकृति को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। ये तीनों दवाई लेकर मोटरसाइकिल से लौट रहे थे, तभी पीछे से आए डंपर ने कुचल दिया। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। आज दिनांक 13/5/2025 को थाना हसनगंज क्षेत्रांतर्गत ग्राम फरहादपुर स्थित सेवा अस्पताल के पास थाना अजगैन के ग्राम कोहरापुर निवासी एक ही परिवार के 22 पुरुष महिला एवं एक बच्ची को डंपर ने टक्कर मार दी, जिसमें तीनों की मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। डंपर को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। रुक करेंगे अगली खबर का। शाहजहांपुर से अगली खबर, जहां पुलिस ने हरियाणा से भगाकर लाई गई नाबालिग लड़की का धर्मांतरण रुकवाते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की जानकारी दी। जिले के खुटार थाना क्षेत्र में निवासी बहारे आलम फरीदाबाद में मजदूरी करने वाली एक 14 वर्षीय नाबालिग हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर भगा लाया और उससे निकाह की तैयारी कर रहा था। ये जानकारी पाकर लड़की के परिजनों ने हिंदू युवा संगठन उत्तर प्रदेश से मदद मांगी। संगठन के संस्थापक अध्यक्ष अवनीश मिश्र और संरक्षक एडवोकेट राजेश कुमार अवस्थी ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। इस पर पुलिस ने दबिश देकर मौके से किशोरी को बरामद कर लिया। थाने में सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग बालिका से अलग धर्म के व्यक्ति द्वारा उसके विवाह का प्रयास किया जा रहा है। इस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और अभियोग पंजीकृत करते हुए इसमें जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां मंगलवार को फर्रुखाबाद विकास मंच के जिलाध्यक्ष आपको बता दें भैयन मिश्रा के नेतृत्व में सर्व समाज के लोग फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने डीएम को संबोधित ज्ञापन दिया, जिसमें भगवान परशुराम पर अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने वाले पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जवाहर सिंह गंगवार एडवोकेट पर कार्रवाई की मांग की है। डीएम को दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि 1 मई को फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर में समाजवादी पार्टी के धरना प्रदर्शन में जवाहर सिंह गंगवार द्वारा भगवान परशुराम को लेकर बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इससे संपूर्ण समाज में बहुत रोष व्याप्त है। भगवान परशुराम में हम सब लोगों की आस्था है। जिस प्रकार से जवाहर सिंह गंगवार ने भगवान के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे संपूर्ण समाज बहुत आक्रोशित है। हम सब लोगों के द्वारा 2 मई को आपको ज्ञापन देकर जवाहर सिंह गंगवार के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की थी, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे लोगों में आक्रोश है। समाज विरोधी अराजक तत्वों के खिलाफ भी कार्रवाई न होना दर्शाता है कि इन लोगों की जड़ें बहुत गहरी हैं। यदि इस व्यक्ति के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो हम सब लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। कई दिन हो गए हैं, शायद 2 तारीख की घटना है और ये हमारे क्या नाम गंगवार का
असोगरी भाषा का प्रयोग किया है वो बड़े निंदनीय है समाज के लिए। अगर आज इन्होंने भगवान राम के लिए कहा है, कल के लिए कहेंगे, आगे रामनवमी आएगी, रामनवमी मनाया जाएगा तो भगवान राम के लिए कहेंगे। समाज में विभाग जो कार्य एसोसिएशन का पूर्व अध्यक्ष है, इसके द्वारा भगवान परशुराम के लिए काफ़ी शब्दों का इस्तेमाल किया है और ये पूर्व में भी लगातार हमारे जो महापुरुष हैं, देवी देवता है, भगवान है, उनके बारे में निरंतर ये कहता रहता है और अभी तक ना तो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। तो हमारी मांग भी हम सबसे ये रही कि पूर्व में हम लोग आपको ज्ञापन देके गए थे कि इसके विरुद्ध कार्रवाई हो। खबर एटा से है, जहां जनपद के अलीगंज थाना क्षेत्र में एक गर्भवती महिला पर दबंग पड़ोसियों ने जानलेवा हमला कर दिया। पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र के फर्दपुरा गांव में दबंगों ने एक गर्भवती महिला पर लाठी डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़िता निशा राजपूत ने बताया कि 12 मई 2015 ये अपने घर पर अकेली थी, तभी गाँव के कुछ नामजद लोग अचानक उसके घर पर घुस आए और हमला कर दिया। पीड़िता ने बताया कि प्रीतम ने उसके सिर पर डंडा मारा, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। वहीं पीड़िता के अनुसार वह 8 माह की गर्भवती है। हमले के दौरान उसकी देवरानी जब बचाने आई तो हमलावरों ने उसे भी पीट दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए, तब जाकर हमलावर वहां से भागे। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि 2 दिन पहले भी इन्हीं लोगों ने उसके साथ मारपीट की थी। इसकी शिकायत उसने थाने में की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब दोबारा जानलेवा हमला कर डराने की कोशिश की गई है। निशा राजपूत ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र में स्थित बीआरपी हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, एसीएमओ डॉक्टर रमित रस्तोगी के अगुवाई में छापेमारी कर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर और प्रथम तल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। हॉस्पिटल बिना पंजीकरण के संचालित किया जा रहा था, जिसकी शिकायत पर यह कदम उठाया गया। इसके अलावा अस्पताल परिसर में चल रही मानक विहीन शेपर्ड पार्थ केयर पैथोलॉजी लैब को भी नियमों की अनदेखी करने के चलते सील कर दिया गया। खबर डोईवाला से है। डोईवाला के विस्थापित क्षेत्र अठूरवाला और जोली ग्रांट में भूमियाला, आपको बता दें, भूमियाल देवता मंदिर के समीप शराब की दुकान खोलने की आबकारी विभाग की कोशिश को गांव के लोगों ने आंदोलन के सामने बड़ा झटका लगा। जब डीएम देहरादून के निर्देश पर एसडीएम डोईवाला ने धरना स्थल पर जाकर लिखित आश्वासन दिया कि अब शराब की दुकान इस स्थान पर नहीं खोली जाएगी। आंदोलन स्थल पर पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंचे और आंदोलनकारियों को सम्मानित करते हुए कहा कि उनकी हमेशा कोशिश रही है कि नशे का कारोबार उनके क्षेत्र में ना हो। इस अवसर पर अठूरवाला संघर्ष समिति के सभी सदस्यों को माला पहनाकर सांसद ने हौसला बढ़ाते हुए कहा कि मातृशक्ति के आंदोलन की बदौलत ही हमें अपना राज्य मिला है, इसलिए इनकी मांगों को शासन तक पहुंचाकर हम इनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। सर्वप्रथम हम माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास गए थे और उनसे हमें लिखित आश्वासन भी मिला था। उसी प्रक्रिया के तौर पे ये लेटर आज उप जिलाधिकारी के माध्यम से आया था और उन्हीं के माध्यम से कल डीओ साहब भी यहाँ पे आए थे, जिला आबकारी अधिकारी। उन्होंने एक हमारे जो ज्ञापन था डीएम साहब का, उसकी फोटो स्टेट पे एक लिखित ले लिया था। सबसे पहले डीएम संजय बंसल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे पत्र पर तुरंत संज्ञान लेते हुए ये जो हमारी जो ज्ञापन देता हो उसके अनुसार हमें स्पष्ट किया गया कि शराब की दुकान नहीं खुलेगी। अभी हमारे एसडीएम महोदय यहाँ पर आई थी, उनके द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि अठूरवाला क्षेत्र में पूरा सहयोग करा सभी लोगों ने और ये हमारा बेटा करतार सिंह ये तो दिन रात ही हमारे साथ रहा। हम इनके पास बाकी जितनी भी मेरी यहाँ बहू बेटी बेटा भाई जो भी हैं सबका मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करती हूँ। भगवान इनको सतबुद्धि दे, ऐसे बुद्धि। तो धन्यवाद करना चाहूँगा और अठूरवाला संघर्ष समिति को कि उन्होंने एक ऐसी दुकान, शराब की दुकान का विरोध किया जिससे हमारी नई जनरेशन प्रभावित होती है, नुकसान पहुंचता है। तमाम सामाजिक बुराइयां भी कई बार।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और अधिक सरल बना दिया है। अब यदि किसी समूह में 25 या इससे अधिक श्रद्धालु हैं तो उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। सरकार ने व्यवस्था दी है कि वह एक फ़ोन कॉल के माध्यम से जहां ठहरे हैं वहीं से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन टीम स्वयं उनके ठहराव वाले स्थान पर पहुंचकर संपूर्ण प्रक्रिया पूरी कराएगी। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि यह सुविधा श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए शुरू की जा रही है। आपको बता दें कि 30 अप्रैल से शुरू हुई 4 धाम यात्रा में अब तक 7 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन और पूजन कर चुके हैं। देखिए, इस बार हमने 4 धाम यात्रा के दृष्टिकोण से काफी अहम कदम उठाए हैं और विशेषकर जो हमारा जो श्रद्धालु है उसको किसी तरह की दिक्कत न हो, उसको किसी तरह का हरासमेंट न हो, उस कारण ही हमने इस साल आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया है ताकि उसको आसानी से मिले। और जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे उनके लिए हमने ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था ऋषिकेश, हरिद्वार और विकासनगर में की। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड क्रांति दल पूरे उत्तराखंड में नशाबंदी को लेकर प्रदेश व्यापी अभियान चलाने जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत 15 मई से देहरादून के पटेल नगर से की जाएगी। अभियान के तहत रैली निकालकर लोगों को, खासकर युवाओं को नशे के विरुद्ध में जागरूक किया जाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय महामंत्री किरण रावत ने बताया कि पार्टी संगठन समूचे राज्य में पूर्ण नशाबंदी का पक्षधर है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से नशाबंदी की मांग की जा रही है। जो नशे के चेतावनी रैली है 15 मई 2025 को पटेल नगर चौकी देहरादून से हम इसको प्रथम चरण में प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको विदित होगा, देवभूमि उत्तराखंड जो है नशे में पूरी तरीके से डूबता जा रहा है। देवभूमि का जो युवा है वो शराब के साथ साथ सूखा नशा, जिसमें कोकीन, गांजा, चरस, मैग जैसे जो सूखा नशा है। तो फिलहाल देश के बाद में अभी के लिए मेरे इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।